हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौर्य प्रशासन में मैंने केंद्रीय प्रशासन की प्रवृत्ति को बता दिया था। आज मैं चर्चा प्रांतीय प्रशासन की प्रवृत्ति पे करूंगा। उसके पश्चात न्याय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, देखिए जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का जो प्रांतीय विभाजन है ये केवल अशोक के अभिलेखों के माध्यम से मिलता है। अशोक के अभिलेखों के माध्यम से मिलता है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो विभाजन है ये अशोक के समय का है। 5 प्रांतों में, यानी 5 प्रांत और एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत। अर्ध स्वतंत्र प्रांत था और इन प्रांतों के मध्य में कई जगह मिला है मंडल। तो मैंने पहले ही बताया था कि केंद्र है, केंद्र के नीचे है प्रांत, फिर मंडल है, फिर विषय है, विषय यानी जिला, और फिर स्थानीय प्रशासन है। तो ये जो हायरार्की है ये अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है। तो मंडल के साथ ही, प्रांत के साथ ही कुछ मंडल हैं जिस पे चर्चा हम करेंगे। यानी 5 प्रांत हैं और एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत। यानी कह सकते हैं आप कि 5.5, जबकि 5.5 कुछ नहीं होता है। 5 प्रांत, एक अर्ध प्रांत, यानी आधा स्वतंत्र आधा इनके नियंत्रण में। तो जो 5 प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आप एक मैप बना लीजिए। आप इस मैप को समझिए कि उस समय का भारत, यानी उस समय का, अशोक के समय का हिंदुस्तान, एक तरफ हिंदू कुश है तो दूसरी तरफ हिमालय है, फिर एक विश्व छत है पामीर, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ यहीं पे है एकदम कश्मीर के ऊपर। अब हिंदू कुश यहाँ पे एक है खैवल दर्रा, एक है बोलन दर्रा। ये जो दोनों दर्रा पास हैं, एक का नाम है खैबर और एक का नाम है बोलन। ज़्यादातर आक्रमणकारी इन्हीं दर्रों से आए थे, तो इसलिए आपको याद रखना है खैबर और बोलन। अब अशोक के समय में जो 5 प्रांतों में विभाजन हुआ वो थे कौन कौन, तो देखिए जैसे एक राजधानी जो होता है केंद्र का, वो प्रांत में नहीं आता है और किसी ना किसी प्रांत के अंतर्गत होता है, लेकिन उसका अपना एक अलग टेरिटरी होता है। जैसे वर्तमान में दिल्ली है, दिल्ली यूटी भी है, एक प्रांत भी है, और वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी भी है। तो इसी तरह का अशोक के समय में भी था। उत्तरापथ, उत्तरापथ उत्तरा, आपने महाभारत में नाम सुना होगा कि उत्तरा नाम था अभिमन्यु के वाइफ का। वहीं पे कहते हैं जब इनको चक्रव्यूह में फंसे थे तो कहते हैं कि उत्तरे उत्तरे प्राण प्रिय, तेरा जीवन धन जाता है, ए मात सुभद्रा तू भी देख इकलौता मारा जाता है। यानी कि जो उत्तरा हैं वो अभिमन्यु की वाइफ हैं और सुभद्रा उनकी माता हैं। तो उत्तरा, उत्तर जो शब्द आया, अब आज उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम लोग आसानी से बता रहे हैं, वो उत्तरा से संबंधित था, इसलिए उत्तरापथ। उत्तरापथ, इसकी राजधानी यहाँ पे थी एक तक्षशिला। राजधानी क्या थी?
तक्षशिला, और दूसरा है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। राजधानी स्वर्णगिरी। और तीसरा है अवंती। अवंती अवंती की राजधानी उज्जैन है। राजधानी उज्जैन या उज्जैनी। उसके बाद में पूर्वी प्रदेश आता है जिसे प्रासी भी बोलते हैं, वो है प्रासी। राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और यही राजधानी केंद्र की भी थी। यहाँ पे ध्यान रहे कि नदियाँ भी थीं। मैं बना देता हूँ, नहीं कहोगे सर नदी तो गायब कर दिए। लो, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, और यहाँ पे सिंधु, यहाँ पे कृष्णा तुंगभद्रा, और यहाँ पे नर्मदा। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया प्रासी, पूर्वी हो गया, अवंती हो गया, यानी 1 2 3 4। और एक प्रांत अशोक ने जीता था, कलिंग। उसकी राजधानी थी तोसल। अब ये 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5। अब एक प्रांत ये भी है, छठवां। ये अर्ध स्वतंत्र था, इसका नाम था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। ये अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। यहीं पे सुदर्शन झील का निर्माण होता है। मौर्यों के द्वारा। यानी ये जो प्रांतीय व्यवस्था है, ये अशोक के समय का विवरण है। अब इसमें मंडल में कहाँ कहाँ थे? एक स्वर्णगिरी है जो दक्षिण में, यहाँ पे इसमें मंडल था इसला। मंडल था इसला। दूसरा प्रासी में यहाँ पे एक मंडल था कौशाम्बी। कौशाम्बी इधर सब लिखा हुआ बाकायदा। अब इसे समझने के लिए समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम कौन था। सोचिए, राजधानी यहाँ था पाटलिपुत्र, और शासन यहाँ तक अशोक कर रहे थे। यहाँ तक एकदम कोने से दूसरे कोने तक शासन करते थे। बहुत काबिल आदमी थे। उसके बाद में है कलिंग। कलिंग में भी एक मंडल था, उसका नाम था समापा। इधर लिख देते हैं ऊपर, समापा। यानी ये 3 मंडल यहाँ थे, और चौथा एक मंडल था सौराष्ट्र में, गिरिनार। ये 4 मंडल थे। अब ध्यान रहे कि अशोक के प्रांत को, यानी मौर्य साम्राज्य के प्रांत को चक्र के नाम से जाना जाता था। प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र। प्रांतों को चक्र कहते थे। और प्रांतपति को, जो इसका मुखिया होता था, उसे कुमार या आर्यपुत्र कहते थे।
आर्यपुत्र। ज़्यादातर इस प्रांतों के जो मुखिया होते थे कुमार आर्यपुत्र, वो राजा के पुत्र या उसके संबंधी ही होते थे, तो आर्य या कुमारपुत्र होते थे। तो याद रहे कि 5 प्रांत में उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, प्रासी पाटलपुत्र, कलिंग तोसली, अर्ध प्रांत सौराष्ट्र, मंडल दक्षिणापथ के मंडल एसिला, प्रासी के मंडल कौशाम्बी, कलिंग के मंडल समापा, सौराष्ट्र के मंडल गिरनार मंडल। अगला पॉइंट है जिला या विषयपति। देखिए केंद्र, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला या विषय, और उसके बाद स्थानीय। तो जो जिला और विषय है इसके मुखिया को कहते थे विषयपति। विषयपति इनका योगदान इतना था कि कार्य अपना देखते थे, बाकी जो प्रशासन में पदाधिकारी थे उनके नियंत्रण में कार्य होता था। अब मुख्य रूप से विभाजन था स्थानीय में। स्थानीय में ये जो अधिकारी था इसके अंतर्गत 800 गांव थे। ऐसे पूरे प्रांत को यानी पूरे साम्राज्य को 800 गांव में विभाजित करके हर जगह एक एक स्थानीय अधिकारी होते थे। तो उसमें से एक स्थानीय हम समझिए उठा लिए हैं, उसके स्ट्रक्चर को बता देते हैं, वही हर जगह था। तो एक स्थानीय, अब इसके अंतर्गत इनके नियंत्रण में कौन कौन काम करता है? द्रोणमुख, 2 द्रोणमुख, 2 द्रोणमुख। अब मैंने 2 क्यों बताया? क्योंकि 400 गांव प्लस 400 गांव, ये दोनों मिला के हो जाते हैं 800 गांव। तो 800 गांव का मालिक है स्थानीय, और 400 गांव का जो मालिक है वो है द्रोणमुख। ठीक, अब द्रोणमुख हो गए 2। उसके बाद में स्थानीय को ध्यान में रखिएगा कि मैं इनको टारगेट करके बता रहा हूं। अब हो गए 4 खारबटिक, क्योंकि 200 धन 200 धन 200 धन 200, यानी एक खारबटिक के अंतर्गत 200 गांव थे। स्ट्रक्चर को इधर समझिएगा, और मैं जो समझा रहा हूं इसको पूरे स्ट्रक्चर में पूरे देश के रूप में समझिएगा। एक स्थानीय के नीचे कितने लोग हैं इसको मैं समझा रहा हूं, बाकी जब स्ट्रक्चर आएगा तो ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पे 10 धाम में 120, 20 20 दूना 40, 20 23 60, 20 चौक 80, यानी 80 संग्रहण। 2 द्रोणमुख, 4 खारबटिक, 80 संग्रहण। क्यों? क्योंकि एक संग्रहण के अंतर्गत 10 गांव थे। 10 10 10 10, तो एक संग्रहण के अंतर्गत 10 थे, तो टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 80 गुणे 10 बराबर 800। उसके बाद 800 गांव, तो ये 800 ग्राम जो होंगे, ग्राम सबसे निचला स्तर है, वो मैंने पहले बता दिया है। तो ये स्ट्रक्चर स्थानीय का था। अब जो सबसे अंत में गांव होगा, उस गांव का मुखिया कहलाएगा ग्रामणी। यानी कि 200 गांव का मुखिया कहलाएगा खारबटिक, 400 गांव का मुखिया कहलाएगा द्रोणमुख, और 800 गांव का मुखिया कहलाएगा स्थानीय। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। गांव का मुखिया ग्रामणी,
ये 800 भूल जाइए। और अब यहाँ पे क्या क्या आपको भूलना है, अब देखिए, अब यहाँ आपको ये इतना याद रखना है, 400, 210, यानी कि जो 400 गांव का मुखिया होगा वो द्रोणमुख कहलाएगा, 800 गांव का मुखिया स्थानीय कहलाएगा, 200 गांव का मुखिया खाटवी कहलाएगा, 10 गांव का मुखिया संग्रहण कहलाएगा और 1 गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाएगा। और उसके नीचे कुल यानी परिवार, तो ये इसका उल्लेख मौर्य प्रशासन में नहीं है, इसके पहले वाले में था, यानी महाजनपद तक था, अब नहीं है। यानी ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। उसके बाद में अब आएगा नगर, नगर का, तो नगर, इसके बाद नगर रहेगा। अब नगर जो है वो स्थानीय के पैरेलल रहेगा। जैसे अब यहाँ तक आप भूल जाइए पूरा, अब जो नगर है इसके पैरेलल है, स्थानीय गांव से संबंधित हो गया और नगर हो गया। अब स्थानीय और केंद्र, यानी कि केंद्र के बीच में और जिला के बीच में, इनके बीच में अगर कोई कार्य करता है तो स्थानीय है, या कह सकते हैं कि जिला इसके बीच में, क्योंकि पूरा कार्य राजस्व देने का कार्य है केंद्र के पास जाएगा, तो एक राजस्व की हायरार्की थी। तो कहते हैं कि जिला और ग्राम के बीच में, जिला और ग्राम, इसके बीच में कौन काम कर रहा है? स्थानीय। और एक शासक, इनके एक स्थानीय और पदाधिकारी हैं जो इनका काम देख रहे हैं, वो है गोप। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया, या ये जो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ये राजस्व से संबंधित है। और राज्य का सबसे बड़ा काम राजस्व वसूलना ही था। तो जो स्थानीय थे ये गांव से राजस्व वसूलते थे और जिला भेज देते थे। अब जिला महोदय इसे ऊपर ऊपर भेजते हुए केंद्र तक पहुंच जाता था। स्थानीय राजस्व को वसूलते थे और गोप महोदय इसको लिखते थे। तो ताकतवर इसमें दोनों में कौन हुआ? ताकतवर हुए स्थानिक, क्योंकि ये इनका हुक्म से चलो पैसा दो, या पैसा दे दिए, इनसे बोले इनको नोट कर लेना, ये नोट कर लिए। तो स्थानीय और गोप। नगर प्रशासन, अब देखिए नगर प्रशासन के बारे में दोनों विद्वान, नगर प्रशासन इसके बारे में दोनों विद्वान, एक तरफ अर्थशास्त्र, एक तरफ इंडिका। अब आप समझ गए होंगे एक किसने लिखा है किसने, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं भाई। कौटिल्य। लड़के चौंक गए कि अरे सर कैसे नहीं बताएंगे आप। मेगास्थनीज ये कहते हैं कि नगर का प्रशासन का मुखिया था नागरक, और इनका काम था सफाई और सुरक्षा। और ये कहते हैं एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई इन्हीं को कहते हैं एग्रोनोमोई। अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। तो एस्ट्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, अब इनकी बात माने तो नागरक, इनकी बात माने तो एस्ट्रोनोमोई। अब दोनों के मान लेते हैं। यहाँ तक आप मान के चलिए कि नागरक नगर प्रशासन का मुखिया, एग्रोनोमोई ये भी नगर प्रशासन का मुखिया था, लेकिन इनका एक काम और था, सड़क निर्माण करना।
यानी मार्ग बनाना। यही पॉइंट पूछा था कि मौर्य साम्राज्य में मार्ग निर्माण का यानी सड़क निर्माण का कार्य कौन पदाधिकारी देखता था? तो एग्रोनोमो ही देखते थे। एस्ट्रोनोमो ही आ जाएगा तो समझिएगा वही बात है, मार दीजिएगा। तो ये रहे प्रशासन के इनके अलग अलग आधार। अब मेगास्थनीज ने और क्या बातें बताई हैं? इन्होंने कहा है कि देखिए महोदय, नगर प्रशासन का कार्य, प्रशासक तो एग्रोनोमो ही था, लेकिन काम होता था 30 सदस्यों द्वारा। और ये जो 30 सदस्य थे ये 5-6 समितियों में थे, और प्रत्येक समिति में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब ये जो 6 समिति है और प्रत्येक में 5 सदस्य, तो 30 हो गए। इनके द्वारा नगर प्रशासन कैसे चलता था? नंबर 1 है शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति, ये इनका काम होता था। अब शिल्प से है तो जाहिर सी बात है कुछ बनाएंगे ही, तो ये सड़क बनाएंगे, ये भवन निर्माण करेंगे, और ऐसे संबंधी निर्माण जो कार्य है ये करेंगे। दूसरा समिति है विदेश समिति। विदेश समिति, इनका काम क्या था? मान लीजिए कोई विदेशी आया, अब विदेशी आया तो उसका रहने का, खाने का, कब तक रहेगा, कब जाएगा, ये जो पूरा विवरण है ये विदेश समिति का काम था। तीसरा जनसंख्या समिति। अब जनसंख्या समिति क्या करेगी? कितने बच्चा पैदा हुए, कितने मर गए, कितने आदमी जिंदा हैं, कितने मर गए, ये जैसे आज का जनगणना है उसी तरह का कार्य करने का एक समिति था। कौन? जनसंख्या समिति। नंबर 4 पे उद्योग समिति। उद्योग समिति क्या करती थी? व्यापार और उद्योग का विवरण रखती थी। व्यापार एवं उद्योग का विवरण। और नंबर 5 पे है वस्तु निरीक्षक समिति। वस्तु निरीक्षक समिति, जैसे इस समय होते हैं फूड ऑफिसर, ये चेक करते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, वैसे उस समय वस्तु निरीक्षक समिति कार्य करती थी। अगला है कर निरीक्षक। कितना आडंबर वाली बातें मेगास्थनीज ने बताया है। इन्होंने कहा कि जो कर निरीक्षक समिति थी, ये देखती थी कोई कर चोरी तो नहीं कर रहा है, और कर चोरी करने वाले को इन्होंने कहा कि मृत्युदंड था। डायरेक्ट आपने कर चोरी किया, मरो। ये थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है। कई भारतीय विद्वान और कई इतिहासकार कहते हैं कि मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया कि कर चोरी में मृत्युदंड दिया जाएगा, ये अतिशयोक्ति है। हाँ, ये जरूर है कि कठोर दंड रहा होगा, यानी कर चोरी करना इतना आसान नहीं रहा होगा। गुप्तचर, अगला गुप्तचर। गुप्तचर को
गुप्तचर को अर्थशास्त्र में कहा गया है गूढ़ पुरुष। वाह भाई वाह, गूढ़ पुरुष, इस शब्द को एकदम से रट लीजिए जुबान पे कि जब भी एग्जाम में आता है यही नाम आता है। और अब जो आएगा इसके साथ साथ गुप्तचर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसे कहते थे सर्प महामात्य। सर्प महामात्य, सर्प महामात्य यानी जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सर्प महामात्य होता था और कहा जाता था गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है। और वही बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार के गुप्तचर थे। 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक संस्था और दूसरा संचार। इसे देखने में नाम से पता चल रहा है, संस्था मतलब संगठित हो, संगठन, और संचार मतलब घूमने वाले, घूमने वाले। कई बार आप किसी क्षेत्र में देखते हैं जो संवेदनशील क्षेत्र होता है तो वहाँ पे अचानक से कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, तो समझ जाइएगा कि वो लोग कोई गुप्तचर हो सकते हैं। तो संस्था और संचार ये 2 संस्थाएं, 2 प्रकार की गुप्तचर प्रणालियाँ थी। अब इसमें से हम संस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप किसी को कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक भिखारी के भेष में अधिकारी था, कोई ऐसा कोई वैसा। तो ऐसी जानकारियों के लिए लोग भेष बदलते हैं क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, एक गुप्तचर व्यवस्था का एक आधार होता है। जो संस्था है, संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। 5 प्रकार के होते थे, उसमें एक होते थे कापटिक। कापटिक का मतलब होता है विद्यार्थी। जो छात्रों के भेष में रहते थे, छात्रों के भेष में घूमने चले जाते थे। मतलब इनका एक स्थान होता था कि आपको कहाँ पे कार देखना है, तो कापटिक के रूप में होते थे, यानी विद्यार्थी के रूप में वेशभूषा में अपने होते थे। और जैसे वहाँ की कोई गतिविधि पाते थे सूचना देते थे, टीम आती थी उनको उठा ले जाती थी। जैसे इस समय एसटीएफ वाले करते हैं। इस एसटीएफ को मतलब समझते हैं ना, स्पेशल टास्क फोर्स। ये आए, पता लगा कि कहीं पे कोई सामान खरीद रहा था, एक गाड़ी रुकी, 4 लोग आए, उठाए बिठाए लेकर चला गए। अब वो कौन ले गया, कौन ले गया, एसटीएफ वाले ले गए। इसी तरह काम इनका होता था। दूसरा गृहपथिक होते थे। गृहपथिक का मतलब है किसान के भेष में होते थे। और इस भेष में जो गुप्तचर होते थे वो बहुत सफल होते थे। इनको तो कुछ लोग गुप्तचरी रूप में ना सही, लेकिन कहते हैं कि छात्र उदंड होते हैं, तो थोड़ा इनसे लोग डरते भी थे। आज भी डरते हैं छात्रों से, भाई छात्र ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन किसान को बड़ा निर्दयी कहते हैं कि किसान को देख लो कि हड्डी पसली पिसुड़ गई है, सूखा पड़ा है खेतों में, बच्चे को क्या खिलाएं, दर्द पड़ा है पेटों में। तो किसान की हालत जो है बहुत दयनीय होती थी। अब उसी दयनीय स्थिति में अगर कोई गुप्तचर है तो बहुत सफल होगा। तो एक किसान के भेष में होते थे। तीसरा है उदास्थित। इनको तो कोई मतलब ही नहीं, बहुत अच्छे आदमी, सन्यासी। ये बेचारे कोई कह दे कहाँ आए हो, श्रीमन नारायण। कोई कह दे कहाँ जा रहे हो, श्रीमन नारायण।
मतलब कुछ भी बोलने से पहले ये कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको उत्तर लेने की ज़रूरत नहीं। और ये वही जाते थे जहाँ मुख्य रूप से संवेदनशील क्षेत्र होता था। चौथे हैं वैदेहक, ये व्यापारी थे। और पांचवें मतलब व्यापारी के रूप में, ये जो मैं बता रहा हूँ किसान, सन्यासी, व्यापारी, विद्यार्थी, ये इनके वेशभूषा है, यानी इस रूप में ये जाते हैं। और पांचवें हैं तापस, ये तपस्वी हैं बेचारे। तपस्वी के रूप में तापस रहते थे, यानी कापटिक, ग्रहपतिक, उदास्थित, वैदेहिक और तापस। यानी कि कापटिक विद्यार्थी के रूप में, ग्रहपतिक किसान के रूप में, उदास्थित सन्यासी के रूप में, वैदेहिक व्यापारी के रूप में, तापस तपस्वी के रूप में। आप याद रखिए, संस्था के 5: कापटिक, ग्रहपति, उदास्थित, वैदेहिक, तापस। अब आते हैं संचार। संचार भी बहुत ही प्रकार के होते थे, 4 प्रकार के होते थे। 4 प्रकार के। क्या? संचार। जो संचार गुप्तचर होते थे 4 प्रकार के होते थे। इसमें कौन थे? एक थे सत्री, ये बहुत ही कर्मठी होते थे और देश के प्रति इतने समर्पित होते थे कि ये विवाह नहीं करते थे, इनका परिवार नहीं होता था और इन्हें बहुत विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। विशेष प्रशिक्षण के रूप में सत्री को तैयार किया जाता था और कहा जाता था कि जाओ, वो दिन आ गए हैं जब तुम्हें अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है। अब इनका रोम रोम फूल गया, जी अब मैं करके दिखाता हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा, और नहीं किए। दूसरे तीक्ष्ण, ये भी शादी वादी करते थे लेकिन ये भी सूरवीर थे, बहुत ताकतवर प्रशिक्षित सेना की भांति कार्य करते थे। ये सभी कलाओं से, यानी सभी प्रकार के शस्त्र, अस्त्र, तस्त्र सब चलाना जानते थे। एक है रसद, ये नमोए रसद है, रस निकाल लेना। ये बहुत क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। अगर ये किसी को कोई सूचना पा गए तो पहले तो सूचना एकत्रित करते थे और अगर इनको लगता था कि भाग जाएगा और वहाँ का काम भी समाप्त हो गया है तो ये वहीं पे काम भी तमाम कर देते थे। अगर लाने की आवश्यकता तो ठीक है ना, तो आगे काम में कर देते थे। परिव्राजिका, ये भैया बहुत भोली भाली कन्या के रूप में ओहो बिछुड़ी होती थी, यानी महिला। और महिला में वैश्याओं को लिया जाता था। इनसे कहा जाता था आप अपना जीवन धन्य करें, तो कहती महाराज कैसे? कहीं राजा का काम करके, यानी राजधर्म अपनाइए और भिक्षुड़ी बन जाइए, गुप्तचरी व्यवस्था कीजिए, नाम परिव्राजिका पाइए। वाह, हमने तो एकदम कहानी बना दिया, काबिल तो हम ही हैं। वैश्याओं को भिक्षुड़ी के भेष में रख करके राजधर्म के रूप में, परिव्राजिका के रूप में इनको गुप्तचर का कार्य दिया जाता था। और सबसे ज़्यादा सफल कोई होता था इसमें तो यही ध्यान रहे कि संस्था के रूप में गृहपति सफल होते थे, लेकिन सफल तो सभी होते थे लेकिन सबसे ज़्यादा, और संचार के रूप में परिव्राजिका, क्योंकि परिव्राजिका जो थी ये भिक्षुड़ी थी
और ऊपर से जो सबसे सुंदर होती थी वेश्याएं, उनको लिया जाता था। और ये अपना सारा जितना इनके प्रकार का गुण थे, जितने गुण इनके पास थे, वो सारे गुण अपना लेती थीं और जानकारी निकाल लाती थीं। साथियों, एक बात और, उभय वेदन और रक्षिण भी हैं। ये जो दो प्रकार के अर्थशास्त्र में हैं, इनके अलावा एक गुप्तचर और थे, उभय वेदन। इनका काम कैसे होता था? उभय वेदन, अब इनको गुप्तचरी के लिए भेजा जाता था विदेश में। वहाँ जाते थे, कोई नौकरी कर लेते थे, नौकरी करने आए हैं, कोई व्यवसाय कर लेते थे। मान लीजिए एक स्थान पर इन्हें किसी का गुप्तचरी करना है, तो गए वहीं पे, कहीं मजूरी वजूरी कुछ दिन किए, तो एक के कोने में कहीं पर, पैसा तो इनके पास होता ही था क्योंकि मौर्य साम्राज्य दे रहा था, तो वहीं पे एक दुकान कर लिए। अब किस चीज़ की दुकान ज़्यादा चलेगी? वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा दुकान चलेगी पान की, गुटखा की या होटल। यही दो जगह होता है लोगों के ज़्यादा बदकही करने की, और राजनीति सबसे ज़्यादा यही दुकानों पे होता है। तो ऐसे कोई एक दुकान भी कर लिए, या ऐसे दुकानों पे नौकरी कर लिए, और व्यवसाय नौकरी करते हुए ये सूचना भेजते रहते थे। इन्हें कहा जाता था उभय वेदन। और एक थे रक्षिण, ये पुलिस को कहा जाता था। पुलिस भी अच्छा काम करती थी। न्याय, न्याय प्रशासन में सबसे ऊपर होता था राजा, फिर केंद्रीय न्यायालय, उसके बाद में जिला न्यायालय। यहाँ प्रांतीय न्यायालय नहीं है। प्रांतों में न्याय जो होता था केंद्रीय आधार पे ही होता था। इसी तरह का एक ढांचा होता था प्रांतों में भी। और उसके बाद में स्थानीय न्यायालय। और जो न्यायालय होते थे ये दो तरह के होते थे। एक होता था धर्मस्थीय न्यायालय और एक होता था कंटक शोधन। धर्मस्थीय, कंटक शोधन, ये दीवानी न्यायालय था और ये फौजदारी। आज भी यही चलता है। जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहते थे, और जो कंटक शोधन का होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। प्रदेष्टा, दीवानी का व्यवहारिक और कंटक शोधन यानी फौजदारी का प्रदेष्टा कहा जाता था। और जो जनपद न्यायालय होते थे इनके न्यायाधीश को कहा जाता था रज्जुक। रज्जुक कहा जाता था। उसके बाद में एक स्थानीय जो ग्राम न्यायालय था, सबसे छोटा न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश होते थे वो पंच होते थे। मतलब इसमें ग्रामिक होता था। जो वृद्धों के, जो काफ़ी वृद्ध जो होते थे, गांव के वृद्धों के सलाह के साथ न्याय दिया जाता था। यानी कि स्थानीय न्यायालय गांव के द्वारा यानी पंचायतों के माध्यम से होता था, जिला न्यायालय रज्जुक के आधार पे, और केंद्रीय न्यायालय दो, व्यवहारिक और प्रतिष्ठा, ये दो लोग देखते थे। साथ ही साथ दंड का जो प्रावधान था उसमें मृत्युदंड, अंग विच्छेदन, कारावास और जुर्माना लगाया जाता था। यानी कि जिस समय दंड का प्रावधान अलग अलग रूप में दिया जाता था, उस समय जुर्माना सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है
कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व चाहिए, लेकिन अगर कोई क्रूर कार्य करता है तो और दंड दिया जा सकता है। अब दंड की जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता था चतुष्पाद कानून, यानी चतुष्पद कानून। चतुष्पद कानून क्या होता है? अब ये कानून 4 प्रकार के थे। जो न्याय व्यवस्था था, न्याय दिया जाता था, उसे कहा जाता था चतुष्पद कानून। यानी 4 प्रकार के निर्णय दिए जाते थे। जैसे एक धर्म निर्णय होता था। इसमें माना जाता था कि जो सार्वजनिक कानून था, सबके लिए था, सार्वजनिक कानून, उस रूप में न्याय मिलता था। दूसरा था व्यवहार। व्यवहार जिसे वर्तमान में अभिलेखे न्यायालय कहा जाता है। अभिलेखे न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसे लेखबद्ध किया जाएगा। उसी के आधार पर अगर उसी तरह का केस आता है तो उस निर्णय को देख करके न्यायाधीश अपना निर्णय देंगे। उस समय व्यवहार इसे कहा जाता था। यानी पूर्व निर्णय के आधार पे, पूर्व निर्णय के आधार पर। तीसरा है चरित्र। अब भाई नाम है चरित्र है, तो चरित्र किसी व्यक्ति का कौन जान सकता है? वहां का स्थानीय यानी लोकल व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति यानी गांव के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा पता करके, उसके बाद में वहीं पर पंचायतों के द्वारा न्याय दिया जाता था। उसे चरित्र कहते थे। और इन सब से ऊपर था राजशासन। जब इनका कहीं नहीं बैठता था तब तक राजा चुप रहता था। राजा कहता खेलो खेलो, कहता खेल चुके, अब राजा का आज्ञा है कि नहीं मृत्युदंड दे दो। यानी राजा का आज्ञा, यही सबसे ज़्यादा सत्य था। यानी सभी कानूनों के ऊपर एक कानून, वो है राजा का कानून। जो हम कहें वही सही, ना खाता ना बही, राजा कहें वही सही। यानी धर्मस्थीय कंटक शोधन, जनपद न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, चतुष्पद कानून, धर्म व्यवहार, चरित्र, राजशासन। दंड में मृत्युदंड, अंग विच्छेदन, कारावास, जुर्माना। मृत्युदंड, अंग विच्छेदन, कारावास, जुर्माना। साथियों, 2 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एक है रूपा जीवा और दूसरी है रूपदर्शक। जो रूपा जीवा हैं ये गणिका यानी वेश्यालयों आदि को देखने का कार्य, निरीक्षण का कार्य रूपा जीवा का होता था। और जो रूपदर्शक होते थे ये मुद्रा का निरीक्षण करते थे। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, रूपा जीवा और रूपदर्शक, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो दोनों में कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। राजस्व प्रशासन। अब राजस्व प्रशासन में अर्थशास्त्र में विधिवत वर्णन किया गया है और कहा गया कि 7 स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है। नंबर 1 दुर्ग से, तो नगरों से प्राप्त आय है। जो नगरों से प्राप्त होता था आय उसे दुर्ग के रूप में जाना जाता था। जो राष्ट्र से है, राष्ट्र से प्राप्त आय यानी जनपद और ग्राम से जो प्राप्त होता था आय,
यानी जिला और गांव, इससे जो प्राप्त होता था उसे राष्ट्र बोलते थे। और जो खानों से यानी खनन द्वारा, जैसे कोयला की खान, लोहे की खान, सोने की खान, खानों से जो आय होती थी उसे खनी बोला जाता था। फल और सब्जी, इसके द्वारा जो आय प्राप्त होती थी उसे सेतु बोला जाता था। सेतु, फल और सब्जी के द्वारा जो आय प्राप्त होती थी उसे सेतु बोला जाता था। और जंगल के द्वारा जो प्राप्त होता था आय, उसे वन बोला जाता था। और जो पशुपालकों से प्राप्त होती थी आय, यानी पशुओं पर जो लगता था कर, पशुओं पर, तो पशुओं पर कर लगेगा तो पशु मालिक ही देगा ना पैसा, तो उसे बोलते थे ब्रज। और जो स्थल मार्ग या जल मार्ग, इसके द्वारा जो आय प्राप्त होती थी उसे वणिक पथ बोला जाता था। ये तो रहे 7 स्रोत जो कर प्राप्त होते थे। अब उसमें से अलग अलग विभाजन था। वो कैसे था? अलग अलग विभाजन जो था उसमें कर में कहते क्या थे? ये सीता आय, सीता, ये जो सीता भूमि थी यानी राज्य की भूमि, राज्य की भूमि, उसमें से जो प्राप्त होता था संपूर्ण आय वो सरकार का होता था, यानी राजा का होता था, उसे सीता बोला जाता था। और दूसरा था भाग। जो भाग है ये राजस्व है। जो किसान की खेती करते थे यानी जनता, वो कर देती थी सरकार को यानी राजा को। वो 1/6 से 1/4 के रूप में कर देती थी। और जहाँ पर सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन सरकार व्यवस्था कराए, वहाँ कर टोटल उपज का 1/3 लिया जाता था। यानी कि 1/3 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1/6 जो भाग है, भू राजस्व है, लिया जाता था। अब राजस्व और प्रकार के जो प्राप्त होते थे उसमें नाम क्या था? प्रणय, एक था प्रणय, यानी कि जब संकट होता था राज्य पे, संकट काल के समय, संकट काल के समय जो कर लिया जाता था उसे बोलते थे प्रणय कर, प्रेम कर, प्रणय कर। अगला है बिष्टी। देखिए, बिष्टी बेगार को कहते हैं, यानी किसी को जबरदस्ती ऐसे काम कराना, फ्री में काम कराना। वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 उल्लेख करता है कि किसी से कोई बेगार नहीं कराएगा, लेकिन भाई उस समय बिष्टी बोला जाता था, बेगार होता था। अगला है उत्संग। उत्संग का मतलब बड़ा उत्साहित होना, किसी को उपहार देना, उपहार देना। अगला है बलि। यह धार्मिक कर होता था, यह स्वैच्छिक होता था कि भैया आपकी इच्छा हो तो थोड़ा धर्म के नाम पे भी दे दो। भाई राजा को पैसा नहीं दोगे तो राज कैसे करेगा? अच्छे महलों में रहना है, विदेशों को डराना है, तुम लोगों की व्यवस्था करना है, तो ऐसे पैसा आता था। उपहार, उत्संग हो गया, बलि हो गया। एक है हिरण, नकद रूप में लिया जाता था, नकद कर। फिर रज्जू,
रज्जू, ये भूमि माप कर था, भूमि माप कर। और एक इसी पे याद रखिए चोर रज्जू। जो चोर रज्जू थे, मतलब चोर रज्जू थे नहीं, कर है मतलब ये चौकीदारों के द्वारा लिया जाता था। चौकीदारी कर, ये चौकीदारी कर को चोर रज्जू बोला जाता था। भाई चोर से रक्षा करेंगे तुम्हारी तो पैसा तो दोगे, तो वही है। उसके बाद है बिबित। बिबित मतलब चारागाह को बोला जाता था, और चारागाह के रूप में कर लिया जाता था। और वहीं पे एक और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बिबित के साथ ही परहीनक। परहीनक जो चारागाह होते थे, यहां पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपने पशु को चरवा ले जो प्रतिबंधित हो, तो उसे जुर्माना लिया जाता था। मतलब चारागाह कर भी देगा, जुर्माना भी देगा, क्योंकि यहाँ पे इनका पशु प्रतिबंधित था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे चराया है। जो चराया है तो चारागाह का तो पहले भी देता था, और जुर्माना भी दो भैया चलो, तो ये होता था। उसके बाद में है पार्श्व कर। वर्तमान में जो उपकर, अधिभार, आज जो अर्थव्यवस्था में आप नाम सुनते हैं, उसी तरह का था एक पहले पार्श्व कर। वर्तमान में उपकर या अधिभार की भांति, अधिभार की भांति, यानी कि व्यापारियों पर अधिक लाभ कमाने पर, लाभ कमाने पर जितना कर लिया जाता था, जैसे मान लीजिए कि 20% लिया गया, अब पता क्या बहुत ज़्यादा कमा लिए, तो इसका 20% बढ़ा दिया गया, तो इसका 20% कितना हुआ, 4 हुआ, यानी अब इनसे 24% लिया जाएगा। यानी व्यापारियों के अधिक लाभ कमाने पे जो कर लिया जाता था उसे पार्श्व कर कहते हैं। उसी तरह का जरूरत पड़ने पर उपकर, अधिभार केंद्र आज भी लगाती है, तो ये वही व्यवस्था थी। अगला है शुल्क। शुल्क मतलब आयात कर होता था। अगर आप कुछ विदेश से आयात करते हो तो भैया एक थोड़ा सा पैसा राज्य को भी दो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बाहर से मंगाते हो सामान, हम जानते हैं। फिर एक है वर्तनी। अब वर्तनी में कहा गया कि देखो भाई, तुम आयात कर तो हमें दोगे ही दोगे, क्योंकि सामान मंगाते हो। अब यहाँ से तुम 3 रुपया का मंगाए हो और यहाँ जनता से 7 रुपया वसूलोगे, 4 रुपया का लाभ तुम्हें होगा, तो ऐसा करो कुछ हमको भी दे दो। तो इनको कुछ कर के रूप में दिया गया राजा को, वो हो गया शुल्क। लेकिन अब जो कि भाई तुम सीमा लांघ रहे हो, अब यहाँ सामान लाए हो, पता तुम तो हमारे देश के हो, कोई तुम्हारे साथ विदेशी आ गया हमारे यहाँ गुप्तचरी करने, तो इसलिए सतर्क रह करके वर्तनी यानी सीमा शुल्क भी लिया जाता था। सीमा शुल्क, फालतू लोग ना आ पाए तो रजिस्टर्ड होते थे सब लोग। सीमा शुल्क हो गया वर्तनी। और एक हो गया कोष्टे। कोष्टे, कोष्ठेयक, कोष्ठेयक कहा जाता है, कोष्ठेयक। कोष्ठेयक मतलब कोष्ठ, कोष्ठ मतलब तट, तट मतलब नदी के किनारे या कोई बड़ा जलाशय हो उसके किनारे जो लोग रहते थे, तो माना जाता था कि जो पानी जहाँ पे है उसके नीचे, उसके अगल बगल के लोग उपजाऊ भूमि में रहते हैं, इसलिए उनसे तट कर यानी कोष्ठेय कर भी लिया जाता था। देखिए, जिस समय प्राचीन काल में राजस्व का जो सबसे ज़्यादा स्रोत था वो था कृषि कर यानी भू राजस्व। तो भू राजस्व ज़्यादा कौन देगा? ज़्यादा जो किसान ज़्यादा अनाज पैदा करेगा वही तो देगा। तो कोष्ठेय कर भी लिया जाता था। तो इतने प्रकार के कर भी लिए जाते थे
अतिवाहिका कर। अतिवाहिका कर होता है मार्गदर्शन के लिए। देखिए, जब मार्ग अच्छे अच्छे बनते थे तो लोग उसको देखने आते थे, तो जब देखने आते थे तो उस पर भी कर लगता था, तो उसे बोलते थे अतिवाहिका कर। और गुल्मदेह कर, सैनिकों की फीस होती थी, उसे बोलते थे गुल्मदेह कर। तर दे कर मतलब होता था, जैसे मान लो पुल बने, आप आए दर्शन के चले गए, कौनो बात ना है, पैसा दे दो जाओ। लेकिन अगर आप कहो नहीं, अब इधर नदी बह रही है, पुल बना है, हमें इस वार से यहाँ जाना है, इस पुल पे पार करके। अब इस पुल को पार करके जाओगे तो तरदे नामक कर देना पड़ेगा। तरदे नामक कर देना पड़ेगा। भोगागम होता था ज्येष्ठकों। ज्येष्ठकों मतलब जो श्रेणी समूह के मुखिया होते थे, यानी साफ साफ कह सकते हो व्यापारी समूह के मुखिया। इनको क्या हुआ, ये शिल्पी समूह के मुखिया भी कह सकते हो, शिल्पी समूह के मुखिया। इनको राजा के द्वारा ऐसी भूमि का राजस्व दिया जाता था, राजा के द्वारा, ध्यान रहे, राजा के द्वारा इनके जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला गांव का राजस्व, क्या कहलाता था, भोगागम। और एक है सेना भक्त ऐसा कर था कि जब सेना अभियान करती थी तो कहीं मार्च पे जाने से, भाई अगर यहाँ पे केंद्र में है पाटलिपुत्र, अब सेना को अभियान करने कहाँ जाना है, इधर जाना है उत्तर पश्चिम में। अब यहाँ से आएगी, चल रही है, बीच में गांव पड़ते जाएंगे, तो ये खाएंगे पिएंगे, तो ये गांव वाले इनको कुछ लोग राशन देते हैं, कुछ लोग कपड़ा देंगे, कुछ लोग और देंगे, गद्दा रजाई दे देंगे, मतलब अलग प्रकार की व्यवस्थाएं इनको मिलती चली जाएंगी। उसे कहा जाता था सेना भक्त, यानी अभियान के दौरान दिया गया कर, उसे कर ही कह लीजिए, नगद के रूप में कह लीजिए या अनाज के रूप में कह लीजिए, जिसमें मर्जी, तो उसे कहते सेना भक्त। एक कर था निष्काम में कर, तो ये था निर्यात कर, यानी कि निर्यात कर निष्काम में कर था। तो साथियों, अब आपका अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं बची हुई हैं, उसको अगले क्लास में कराया जाएगा। बाकी मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से कह करके, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।